अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। चलो अभी करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। अच्छा, पहले ऐसा करता हूँ कि एक दो ना छोटे छोटे सवाल ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के करा दूँ खुद बना के, ताकि फिर हम एक साथ ही जो है ना पास्ट पेपर के सवालों पे जाएं। तो पहले एक दो सवाल खुद बनाए हुए ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिखें सवाल। ऑन 15 अक्टूबर 2022 a company entered into a contract with customer for supply of 500 UPS at a fixed price of 30,000 each. रिपीट कर रहा हूँ। ऑन 15 अक्टूबर 2022 a company entered into a contract with customer for supply of 500 UPS at a fixed price of 30,000 each to be delivered on 30 जनवरी 2023 30 जनवरी 2023। कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है अक्टूबर में और उसको हमने वादा किया है कि 30 जनवरी 2023 को तुम्हें 500 यूपीएस डिलीवर हो जाएंगे और प्राइस उसकी तय कर ली 30,000। नो यूपीएस was purchased from supplier till 31 दिसंबर 2022, दैट इज ईयर एंड। यानी 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया हुआ है, लेकिन सप्लायर से हमने कुछ नहीं खरीदा अभी तक। Due to fluctuation in exchange rates, supplier increased the prices of UPS to 34,000 each. As per contract, company is bound
डिलीवर यूपीएस टू कस्टमर for which transportation cost is estimated at 100 रुपये पर यूनिट। $100 पर यूनिट। ऑन 11 जनवरी 2023 ऑन 11 जनवरी 2023 all UPSs were purchased from supplier and delivered to customer as per contract. Delivered to customer as per contract. The contract with customer was non-cancelable. रिक्वायर्ड है मुझसे सारी जनरल एंट्रीज जितनी भी बनती हैं, सारी जनरल एंट्रीज। अक्टूबर को हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट की तो एंट्री नहीं है। चीज़ें हमने यूपीएस ख़रीदे कब हैं? 11 जनवरी। लेकिन हमें ईयर एंड पे खड़े होके इतना नज़र आ चुका है कि सप्लायर ने रेट बढ़ा दिए, ख़रीदा हमने था कुछ नहीं, और हमें कस्टमर को तो वही 30,000 में ही बेचना है। तो हमें ईयर एंड पे खड़े होके नज़र आ गया है कि नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी हम मुकर नहीं सकते। हमें यूपीएस कस्टमर को पहुंचाने ही पहुंचाने, और पहुंचाने में मिलेगा कितना? 30, और जाएगा जेब से कितना? 34,100। 34,100। तो हमें ईयर एंड पे खड़े होके नज़र आ गया है कि 4100 पर यूपीएस लॉस हुआ ही हुआ, नॉन कैंसिलेबल है। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो हम 31 दिसंबर पे जो हमें लॉस होने जा रहा है उसकी एंट्री कर लेंगे, P&L डेबिट और प्रोविजन फॉर लॉस ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। कितने से करें? 500 यूपीएस है और हर एक पे हमें 4100 का लॉस होना है। अच्छा, अगर सवाल कितना बना? 2050,000,000। और अगर सवाल में कहा होता कि कॉन्ट्रैक्ट हम अगर चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 15 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो फिर हम एंट्री 20-50 की बजाय 15 लाख से करते हैं। और अगर कहा होता सवाल में कि पेनल्टी 50 लाख की देनी पड़ेगी, तो फिर इस अमाउंट से करते हैं। दोबारा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ जो किया है उसमें तय किया होता कि अगर हम मुकरे तो 15 लाख पेनल्टी देंगे, तो फिर हम ये एंट्री कितने से करेंगे? 20 लाख से कि 15 लाख से? 15 लाख से। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है कि अगर हम मुकरे तो 50 लाख पेनल्टी देंगे, तो फिर इतने से। और मैंने लिखवाया नॉन कैंसिलेबल है, यानी मुकरने का तो सवाल ही नहीं है। तो ईयर एंड पे ये बन जाएगी एंट्री ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के लॉस की। फिर उसके बाद 11 तारीख को हम यूपीएस ख़रीद लेंगे, इन्वेंट्री डेबिट
कैश क्रेडिट 500 ख़रीदेंगे, 34,000 का एक, 17,000,000 और फिर हम कस्टमर को बेच देंगे 30 जनवरी को एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर से कितना कैश मिल जाएगा? 30,000, 15 मिलियन, और सेल्स, और फिर हमारी जेब से भी पैसे जाएंगे तो हमें कैरेज आउट देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कह लें। कैश 100 रुपये, 50,000, और सेल्स बनाएंगे तो फिर इधर ही साथ ही एंट्री कर रहा हूँ उसके, कॉस्ट ऑफ सेल भी बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? अच्छा ये ठहरे, ये एक लाइन का गैप रखना है इधर। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? यही, लेकिन हमने ये जो प्रोविज़न बना ली हुई थी, प्रोविज़न किस चीज़ की बनाई थी? लॉस की ना। तो अब 2023 में तो वो हो गया लॉस, तो प्रोविज़न रखने की ज़रूरत है, तो प्रोविज़न हो जाएगी डेबिट। अब वो इस एंट्री में भी नेट कर सकते हैं और अलहदा से भी उसी एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। चलो अलग ही रिवर्स कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और P&L, ये रिवर्स हो गई, क्योंकि जिस मकसद के लिए बनाई थी वो मकसद था लॉस वहाँ उस ईयर में चार्ज करवाना, वो हो गया। अब प्रोविजन रिवर्स हो जाएगी। कंबाइंड एंट्री में इन्वेंट्री के साथ P&L। हाँ जी, P&L क्रेडिट क्यों कर दिया? इसे तो डेबिट ही रहना चाहिए। पिछले साल हमने लॉस बना लिया था ना। अब वो लॉस आप देखें ना, ये नीली नीली वाली एंट्रीज को देखें। सेल्स 15 मिलियन, 17 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना प्रॉफिट हुआ? लॉस 2 मिलियन, 50,000 का ये एक्सपेंस आ गया, मज़ीद कितना लॉस आ गया? 50। टोटल लॉस कितना हो गया? 20,50,000।
हमने वो 20,50,000 2023 की बजाय 2022 में ही रिकॉर्ड कर लिया था। असल में वो लॉस 20,50,000 2023 में अराइज हो रहा है। देखो, हमने सेल्स रिकॉर्ड किए 15 मिलियन, जबकि एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 17,50,000। तो नीली नीली वाली फिगर्स में देखें 2023 में कितना लॉस आ जाएगा, 20,50,000। लेकिन इस आईएएस का कहना यह है कि आपको ये लॉस उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मनूस हरकत की थी। क्या ज़रूरत थी इस तरह की बढ़के मारने की? किसने कहा था इस तरह की प्राइस तय करो उनसे? तो आपको ये लॉस आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, उस लॉस को 2022 में ही एक्सपेंस बना लिया। यहां पर आके वो रिवर्स हुआ। ये इधर देखो ना, तो 2023 में नेट कुछ भी नहीं है। इन सारी नीली वाली एंट्रीज को देखो, अब 2023 में नेट कोई लॉस नहीं आया, क्योंकि वो सारा लॉस हमने 22 में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब वो हमने 22 में शिफ्ट कर दिया तो वो इधर रिवर्स कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो जीरो रहेगा। 23 में जीरो हो गया ना, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है ना, तो 22 में एक्सपेंस बन गया। 23 में जब असल में एक्सपेंस नजर आ रहा है तो उस एंट्री ने 23 में जीरो कर दिया। अगर आप दोनों सालों को मिला के देखें, ये सब मिला लें, तो 20,50,000 का एक्सपेंस है, लेकिन वो यहां आ रहा है। 23 में वो आपस में लड़ मर के ख़त्म हो गया। तो वो जो लॉस हमें ऑफिशियली 2023 में होता नज़र आ रहा है, IAS 37 ने उसको 22 में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, क्योंकि IAS 37 का कहना यह था कि आपको लॉस इन चीज़ों के सस्ते बिकने की वजह से नहीं हुआ, वो फजूल वादा करने की वजह से हुआ है। जब मार्केट में रेट बढ़ रहे थे तो आपको कस्टमर को क्यों कहने की ज़रूरत थी कि 30,000 पक्का? आप भी कह देते कि रेट बढ़ गया तो हम बढ़ा देंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम फंसे, तो इसलिए लॉस IAS 37 ने 22 में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, चले अगला सवाल लिखें। सेम डेटा है, सेम, सिर्फ फ़र्क ये है, सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ, बाकी डाटा सेम है, सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ। UPS 300 UPSs were purchased. 300 UPSs were purchased on 21 दिसंबर 22, and 200 UPSs were purchased on 11 जनवरी 23। अब मैंने चेंज क्या किया, 22 में परचेज करवा लिए। सिर्फ मैंने परचेज को तोड़ दिया। 300 UPS 22 में परचेज करवा लिए, 200 UPS जो है वो जनवरी में परचेज कराएं। रिक्वायरमेंट सेम है और बंदा भी सेम है जिससे रिक्वायर्ड है। चलो ये मैं लिख ही रहने देता हूँ ताकि ना मैं कंपैरिजन करूँ। इधर करता हूँ। अब चूंकि 21 दिसंबर को परचेज हो रही है तो 21 दिसंबर को एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने खरीदे? 300। 34 ना है? हाँ, मतलब सप्लायर ने रेट बढ़ा दिया था। चले उस जुमले में ही लिख लें कि जो 21 दिसंबर को ख़रीदे वो भी 34,000 का, और जो 11 जनवरी को ख़रीदे वो भी 34 का ही। बस मैंने इसमें चेंज सिर्फ इतना किया है कि मैंने कुछ यूपीएस ईयर एंड से पहले परचेज़ करवा लिए, सिर्फ ये चेंज किया है।
प्राइस वही सप्लायर ने 34 कर दी हुई है। कितना? अच्छा, जो 34 के अलावा फिगर बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? कैसे 30 कैसे आ गया? 30 कैसे? मैंने तो नहीं बताया सप्लायर पहले कितने का बेचता था, तो 30 कैसे भाई? 34 कितना? 10.2 मिलियन। इकतीस दिसंबर पे P&L डेबिट और प्रोविजन फॉर, अच्छा ये आप बेशक इतनी लंबी अंग्रेजी ना लिखें, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी है। करें ज़रा कैलकुलेट। 820 या अब भी 20-50। हाँ जी, अब 1020 हो जाएगी। 820 कैसे? 200 को किससे किया? 200 को किया, क्यों 500 क्यों नहीं? वो तो खरीदने हैं ना, खरीदे तो नहीं, हाँ उसकी प्रोविजन कोड करेंगे ठीक है, तो 41 और जो ख़रीद लिए? उसकी भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको एंट्री की अमाउंट बाद में बताता हूँ, पहले एक और एंट्री करते हैं। IS2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। तो अभी इस वक्त ये जो हमने इन्वेंट्री 34,000 की कॉस्ट की खरीदी है, इसकी NRV कितनी है? 29,900। हमने जो इन्वेंट्री 34 का एक यूनिट ख़रीद लिया है, इसकी NRV कितनी है? NRV होती है जितने का बेचेंगे माइनस बेचते हुए जो खर्चा होगा। तो हमने जो 300 खरीद लिए, ये इन्वेंट्री बन गई ना, इस पे IS2 लग गया। अब IS2 लग गया, IS2 इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री खरीद चुके हुए हैं तो अब इस पे IS37 उसको तंग नहीं करेगा आके। ये तो इन्वेंट्री है, हमारा एसेट है। तो इन 300 को हम इन्वेंट्री बना चुके, इनके ऊपर जो लॉस होना है वो NRV राइट डाउन वाला है। इन 300 के 300 पे जब NRV कैलकुलेट करेंगे तो NRV इनकी कितनी होगी? सेल प्राइस 30,000 माइनस सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए, तो 29,900। अब 29,900 NRV, कॉस्ट 34,000, तो कितना लॉस? 4100। अब ये जो 4100 है ये हमारा इस खाते में नहीं आएगा, ये हमारा IS2 वाले खाते में आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करना है वो भी ठीक है, P&L डेबिट कर दें वो भी ठीक है। इन्वेंट्री क्रेडिट 300 यूनिट्स, ये NRV राइट डाउन हो रहा है, ये IS37 नहीं हो रहा। कितना? 1230। अब जब इन 300 यूनिट्स का मामला हमने IS2 में हैंडल कर लिया, क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री बन चुकी थी। तो अब इस इन्वेंट्री बन चुकी थी तो इस पे IS2 लग रहा था, तो IS37 ने तो बात करनी है जो खर्चा अभी होना है। तो इसलिए इस कैलकुलेशन के अंदर 500 नहीं 200 वाले इस्तेमाल होंगे। 300 तो खरीद लिए ना, देखें 300 तो खरीद लिए, उन 300 के ऊपर तो इन्वेंट्री IS2 लग गया। बात वही है, बात 4100 लॉस की ही है, लेकिन ये वाला 4100 लॉस किससे कवर हो गया? IS2 से। तो अब हमें प्रोविजन में फिर से थोड़ी 500 इंटू 4100 करना है, क्योंकि ये इन्वेंट्री बन गई हुई थी ना, ये चीज अब IS2 में कवर होने लग गई थी।
तो इसलिए अब हमें इन 300 को छोड़, देखें जो हमने खर्चा अभी मजीद करना होता है, जो काम अभी करना है, उसके लिए प्रोविजन बन रही है। इन्वेंट्री तो खरीद चुके हैं, इन्वेंट्री को हमने राइट डाउन करके उसकी औकात पर ले आए। अब हमने इस वक्त यह करना है कि इस इन्वेंट्री को IS2 के तहत कवर कर लिया, और जो बाकी 200 यूनिट्स रह गए उनके लिए यह ऑनरस वाला काम चल गया। 820,000। अब 2023 में 11 जनवरी इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट 200 इंटू 34,000, हाँ जी 6.8 मिलियन। ये हमने बाकी के भी ख़रीद लिए, और 30 जनवरी को बेच दिए। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 15 मिलियन, ट्रांसपोर्टेशन आउट 50,000, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और वो प्रोविजन कर देते हैं अब रिवर्स। कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री बताएं कितने से होगी? 10,200 और ये 17 मिलियन, और इतनी इन्वेंट्री हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, तो 17 मिलियन में से 12-30 निकाल दें, तो इन्वेंट्री के अकाउंट में रह ही गया हुआ था क्योंकि हम इन्वेंट्री को राइट डाउन कर चुके थे ना। तो इन्वेंट्री पहले इतनी डेबिट की हुई थी जिसको इतना क्रेडिट कर चुके थे, इतनी और इन्वेंट्री आ गई, तो अब इसका नेट देखें तो ये बनता है। अब इन दोनों सवालों का सलूशन कंपेयर कर लें। इसमें जितनी चीज़ें हम ईयर एंड से पहले ख़रीद चुके थे वो अब IS2 के तहत कवर होंगी, जो और ख़रीदनी है ना उन पे ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात लानी है। चलें जी, अब पास्ट पेपर्स पे आते हैं। इसको नोट कर लें, फिर पास्ट पेपर्स का सवाल करते हैं।
इतनी देर? ठीक है, नोटेड करें प्रैक्टिस। अच्छा, एक ना रिकैप देता हूँ सारा। हमने IAS में पढ़ा है प्रोविजन। प्रोविजन होती है जो लाइबिलिटी है लेकिन कच्ची है, अनसर्टेन टाइमिंग और अनसर्टेन अमाउंट। फिर अगली बात ये पढ़ी कि इसको रिकॉर्ड करना है, कुछ ना कुछ डेबिट। अब वो कुछ ना कुछ डेबिट या तो प्लांट होगा, डिसमेंटलिंग वाली बात, या फिर बस एक्सपेंस ही होगा। और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट कब? एंटिटी हैज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड। फिर चले गए हम लोग इनकी एक्सप्लेनेशन पे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मैंने बताया कि लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। फिर ये बात बताई कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते वाली बात अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्टिव पे ना सोचना, लीगल पे ही है। फिर उसमें एक चीज़ ये पड़ी थी कि चाहे हमें सबूत ईयर एंड के बाद ही क्यों ना मिले, फिर भी ईयर एंड पे वो लाइबिलिटी मौजूद है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फिर पास्ट इवेंट में बताया था कि हमने उस इवेंट का ईयर एंड तक हो चुका होना देखना है जो ऑब्लिगेटिंग है, जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। अगर वो ईयर एंड तक हो चुका है तो पहली कंडीशन पूरी। फिर उसके बाद ये बताई थी बात कि कोई पुरानी हरकत बाद में लपेट में आ सकती है, नए लॉ के या हमारे ऐलान के, तो फिर भी प्रोविजन बन जाएगी। अगर ईयर एंड तक नया लॉ या हमारा ऐलान आ गया, और अगर हमारा ऐलान ईयर एंड के बाद आया तो ईयर एंड पे प्रोविजन नहीं बनेगी। और अगर नया लॉ ईयर एंड के बाद आया तो बन जाएगी ओनली इफ इट वाज वर्चुअली सर्टेन एट ईयर एंड दैट सच लॉ विल बी इनेक्टेड एज ड्राफ्टेड। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन कराई और उसमें नहीं, प्रोबेबल आउटफ्लो था 50% से ज़्यादा। फिर हमने मेजरमेंट पढ़ा और मेजरमेंट में थी बेस्ट एस्टीमेट। अगर वो सवाल वाला खुद ही बेस्ट एस्टीमेट बता दे तो वही बेस्ट एस्टीमेट है, और अगर प्रोबेबिलिटीज़ डाल दे कि इतना इतना इतना, तो मैंने कहा था इसमें ICAP को जो पसंद है तरीका वो ये है कि वो ख़र्चा ले लें जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और अल्टरनेटिवली कह के समेशन PX भी कर दें। फिर उसके अलावा वारंटी वाले सवाल भी 2-3 किए थे। फिर उसके बाद मैंने डिसमेंटलिंग की प्रैक्टिस कराई थी। डिसमेंटलिंग से आगे मैं इफ्रिक 1 में ले गया था, वो भी हो गया। फिर आज ये काम किया था कि रीइंबर्समेंट बताई। रीइंबर्समेंट में क्या किया? अरे अभी तो कॉस्ट की क्लास नहीं है, बैठ जाए यार, AC चला लो, चलाने वो चल रहा है, बैठो यार, आराम से बैठो, कोई नहीं। लेकिन ये ना हो कि बैठ बैठ के जब कॉस्ट पढ़ने का टाइम हो तो आप थक चुके हो, क्योंकि अभी तो इन लोगों को बहुत टाइम पढ़ाना है मैंने, भी बहुत देर है, अभी बहुत देर लगेगी इनको फारिग करने में, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। बस प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, हो सकता है 2 सवालों में आपके बस समझ आ गई है। अच्छा, रीइंबर्समेंट में क्या किया? रीइंबर्समेंट ने किया कि अगर प्रोविजन बनाई है और हमने अपने नाम पे जिम्मेदारी दी हुई थी तो, और साथ सप्लायर की भी जिम्मेदारी थी, तो फिर हम लोग एक रीइंबर्समेंट रिसीवेबल बनाएंगे, लेकिन उसकी अमाउंट प्रोविजन की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पड़ा जिसमें प्रोविजन नहीं बननी। फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किया, बता दिया। रीस्ट्रक्चरिंग पड़ी। रीस्ट्रक्चरिंग में कहा था आपको कि कुछ ना कुछ फैक्ट्री ब्रांच बंद ज़रूर हो रही होगी, लोग निकाले जा रहे होंगे। तो जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, क्या डिटेल प्लान हो और वो प्लान लोगों को पता चल गया हो, तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन बन जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में क्या शामिल हैं? वो खर्चे जो फैक्ट्री बंद करने के खर्चे हैं, जो नया काम शुरू करने के खर्चे हैं वो नहीं। फिर उसके बाद बताया आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो प्रोविजन है जो बेचारी नहीं बन पा रही, तो उसको कर देंगे डिस्क्लोज, और डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे अगर चांसेस बहुत कम हैं तो। फिर कंटिंजेंट एसेट ये पड़ा कि अब हमने रिकवरी के लिए क्लेम किया हुआ है, जब तक वो क्लेम सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया या कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ, तब तक वो कंटिंजेंट एसेट है। और जब सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनी या जज ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो रिसीवेबल बन जाएगा। और कंटिंजेंट एसेट को करेंगे डिस्क्लोज ओनली इफ प्रोबेबल है कि पैसे मिल जाएंगे। ये मैंने ऐसे आपको IAS 37 सारा रिवाइज करा दिया। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अच्छा, पिछले कुछ 4 अटेम्प्ट से ना ये छोटे सवाल आ रहे हैं, उन छोटों में से भी
2 तो डिसमेंटलिंग के ही सवाल थे, लेकिन हम पहले प्रैक्टिस के लिए ना बड़े सवालों पे चलते हैं, जब ये बड़ा सवाल आया करता था। तो आप खोल लें पैक की बुक में ही, स्प्रिंग 19 होगा एक ओवल लिमिटेड के नाम से। ओवल लिमिटेड। अच्छा, अब ना डिस्कशन वाले सवाल हैं, जाग रहे हैं ना, बस ये सारी मेहनत अब इस्तेमाल होने लगी है। तो डिस्कशन वाले सवाल हैं, तो इसमें मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ ज़बानी ही बोल रहा हूँ, बोर्ड पे तो नहीं लिख के दूंगा। अच्छा, इसके लिए ना मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसी टू दी पॉइंट टेक्निक नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी ये 4 लाइनें लिख दो तो आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो सवाल में पूछा हुआ है उसका जवाब देना है। आप दिमाग में पहले सारा IS 37 ले आए, जो मैंने अभी सारा रिवाइज करवाया। सवाल में आपको IS 37 जहाँ से भी छेड़ा छेड़ा नज़र आ रहा है वो पेज पे फेंक दें आंसर। IS 38 में तो मैंने फिर कुछ ज़्यादा बेहतर निशानियाँ बता दी थी। IS 37 में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सवाल पढ़ें और आपको IS 37 के बारे में जो जो एड्रेस हुआ सवाल में हिंट मिल रहा है उस बात का जवाब दे दें, बस इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास बताने को। बाकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो आइडिया होगा। पहुँचे सवाल पे। IS 37 पैक की बुक में, या जिनके पास मेरी साल पुरानी राइस की बुक है, IS 37 वाले चैप्टर में ओवल लिमिटेड के नाम से स्प्रिंग 2019 का सवाल है। रिक्वायर्ड पे आए पहले। रिक्वायर्ड क्या कह रहा है जी? डिस्कस यानी अंग्रेजी, और 12 नंबर हैं और 3 पॉइंट्स हैं, तो 4-4 तो कम से कम हैं। चलें एक एक करके ना पढ़ते जाएंगे और फिर मैं उसमें डिस्कस करूंगा। और अगर सही जाग रहे हैं और होश से सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में 3 सवाल भी कर लिए ना अगर, तो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा और फिर इसमें आप ही की प्रैक्टिस है मज़ीद। लेकिन चलो 3, 4, 5 जितने में भी आपकी तसल्ली हो गई। नहीं एक नहीं, को 3 तो कम से कम ना, क्योंकि अभी देखें ना इतना टाइम है अभी। चलें पॉइंट 1 पढ़ लें। अच्छा है, ये मज़ेदार सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं अगर समझ के करें तो। पॉइंट 1 पढ़ लें, पूरा करता हूं डिस्कस। अच्छा सॉरी, पहला पैराग्राफ भी पढ़ना होता है। पहला पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद पॉइंट 1 पढ़ें। जी अगर पढ़ लिया तो मैं डिस्कस करूं। पॉइंट 1, अच्छा जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं ना, ये पिछले ना 7 लेक्चर्स की मेहनत है, इसलिए ज़रा होश से ही पढ़ना और सुनना। पॉइंट 1 पढ़ लिया तो मैं डिस्कस करूं।
इतना इतना सारा है 0.1। हम OL हैं कि SL हैं? हम OL हैं। हम बेचते हैं A1 और B1 दो प्रोडक्ट्स, 1 साल की वारंटी। A1 की कहानी अलग है, B1 की कहानी अलग है। पहले मैं A1 बताता हूं। SL यानी जो सप्लायर है वो वारंटी सर्विसेज देता है। SL प्रोवाइड्स वारंटी सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड रिकवर्स 50% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम हम। तो उस खर्चे का आधा हमारी जेब से जाना होता है। कस्टमर को ऑफिशियली SL के नाम का वारंटी कार्ड दिया होता है, लेकिन आधे पैसे हमने देने होते हैं। तो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है? रिपेयर का खर्चा करने की हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आधा खर्चा हमने देना होता है। अगर SL डिफॉल्ट कर गया तो सारा खर्चा हमने देना होगा। तो वो जॉइंटली और सेवरली लायबल वाली बात भी आ गई। ठीक है, अभी इसका जवाब बताता हूं। B1 OL वारंटी सर्विसेज देता है, यानी हम अपने नाम से वारंटी देते हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा SL से रिकवर कर लेते हैं। तो हमारी ऑब्लिगेशन है या नहीं? कैसे? क्योंकि हम वारंटी देते हैं और सारा का सारा पैसा SL से रिकवर कर लेते हैं, ये रीइंबर्समेंट। और हमारा बेस्ट एस्टीमेट है कि A1 के ऊपर 4 मिलियन का खर्चा आना है और B1 के ऊपर 7 मिलियन का खर्चा आना है। ये अंग्रेजी पढ़ के डेटा समझ आ रहा है कि क्या है? चले अब देखते हैं इसका जवाब क्या देना है। अब दिमाग में ना हमने सारा IAS 37 लाना है। प्रोविजन कहीं बनती नजर आ रही है? तो अब आपने जब प्रोविजन बनानी है ना, अच्छा A1 और B1 की कहानियां अलग है ना, तो हमारा 0.1 का आंसर A1 के लिए अलग और B1 के लिए अलग होगा। पहले A1 की बात करते हैं। प्रोविजन बननी है, तो हमने जब प्रोविजन बनाने का कहना है तो बस सिर्फ ये आंसर नहीं करना, बना लो प्रोविजन। क्यों बना लो प्रोविजन? देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट। ये तीनों कंडीशंस करनी है रिलेट। मेरे ख्याल में ये बात तो लिख लेनी चाहिए आपको कि अगर प्रोविजन बननी है ना सवाल में, तो आपने उसकी तीनों कंडीशंस एग्जामिनर को पूरी करके बतानी है कि क्यों बनानी है प्रोविजन। बाकी के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि सवाल में जिस जिस चीज का पूछा हुआ है बस उसका जवाब देना है। लेकिन अगर प्रोविजन बनती नजर आ रही है तो आपने तीनों कंडीशंस का जिक्र करके उसके हिसाब से जवाब देना है। हाँ जी, ओके। तो A1 का जवाब ये बनेगा कि A1 में चूंकि 50% कॉस्ट हमें बियर करनी होती है, तो इसलिए हम इस रिपेयर कॉस्ट जो कि 4 मिलियन का 50% बनी, 2 मिलियन की प्रोविजन बनाएंगे। क्योंकि हैं नहीं, डिस्कस हमने डिस्कस करना है, एंट्री नहीं करनी, डिस्कस करना है। अब वो डिस्कशन ही बता रहा हूं कि चूंकि 50% ऑफ रिपेयर कॉस्ट SL हमसे रिकवर करता है, तो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। चीजें बेच चुके तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और चूंकि SL हमसे रिकवर करता है, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टीमेट अवेलेबल है, देयरफॉर प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 2 मिलियन। ठीक है, अच्छा। और A1 के बारे में और IAS 37 का कोई एरिया जो एग्जामिनर छेड़ रहा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अब आप इसका जवाब ये देंगे कि जो बाकी हाफ है
वो है तो प्राइमरीली एसएल की जिम्मेदारी, लेकिन अगर एसएल डिफॉल्ट्स तो वो भी हमारे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए जो बाकी 50% है उसको हम कंटेंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ये A1 का आंसर हो गया। और B2 का आंसर ये है, B1 का आंसर ये है कि OL प्रोवाइड्स वारंटी। चूंकि हम वारंटी सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए पूरे के पूरे 7 मिलियन की हम प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और प्रोबेबल आउटफ्लो है क्योंकि हमें खर्चा करना पड़ेगा, रिलायबल एस्टीमेट लग सकता है, तो प्रोविजन बनेगी 7 मिलियन पे। और कोई IS 37 की चीज हिट होती नजर आ रही हो? रीइंबर्समेंट। तो हम ये जवाब देंगे कि चूंकि हम एसएल से सारी की सारी रिकवरी कर सकते हैं तो हम इसको एक अलग रिसीवेबल बनाएंगे, और वो भी 7 मिलियन को, ओनली इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन टू बी रिसीव्ड इफ ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। ये है इस पॉइंट 1 का आंसर। कोई आइडिया हुआ थोड़ा बहुत? चलें ठीक है, गुड। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें अब। ठीक है, पढ़ लिया? चले पहले तो उसकी कहानी देखते हैं ना, इसमें है क्या। OL के एक कस्टमर ने केस किया हमारे खिलाफ अक्टूबर में, और उसने मांगे हैं 18 मिलियन, क्योंकि हमने उसको घटिया क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स बेचे हैं। ईयर एंड आ गया, हमने अपने कस्टमर को खुद ईमेल लिख के ये कह दिया है कि 5 मिलियन तो हम आपको देंगे। ये तो हमने उसको खुद इकरार कर लिया कि हम देंगे 5 मिलियन। बाकी जो रह गया, बाकी कितना, तो उस बाकी के हवाले से हमारा लॉयर ये कह रहा है कि 70% चांसेस हैं कि हमें 6 मिलियन देना पड़ेगा, 30% चांसेस हैं कि 4 मिलियन देना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा बेहतर आंसर तो होना चाहिए समेशन PX, क्योंकि क्या सिर्फ या तो 6 होगा या 4 होगा, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ICAP को ज़्यादा पसंद जो है ना वो हायर वाला है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि इसके आंसर में हम कहेंगे कि 6 मिलियन की चूंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम 5 मिलियन को तो अपनी प्रोविजन बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ इस 6 मिलियन को भी मिला लेंगे, यानी 11 मिलियन की हम प्रोविजन बना देंगे। 5 मिलियन हमें पे करना है, लेकिन जो 6 मिलियन वो उससे इजाफी पे करना है। हाँ, क्योंकि उसने कहा है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। सर 5 मिलियन को तो लाइबिलिटी नहीं
अच्छा चलो 5 मिलियन को पक्का पेएबल बना लेंगे, बाकी 6 मिलियन की हम प्रोविजन बना लेंगे, ऐसे कह लेते हैं। 5 मिलियन को हम पक्का पेएबल बना लेंगे क्योंकि हम उनको कह चुके हैं कि हमने देने हैं, और बाकी 6 मिलियन की हम प्रोविजन बना लेंगे। अब ये जो प्रोविजन है इसका आंसर 6 मिलियन भी हो सकता है और 6 इंटू 0.7 प्लस 4 इंटू 0.3 भी हो सकता है, लेकिन आई कैप के ज़्यादा सॉल्यूशंस में ये है, ये कम सॉल्यूशंस में, तो इसलिए आई फील कि वो इसको ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो हम भी चलो नब्ज़ यही है इसकी, तो हम इसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले को ओके कर देते हैं, और बेहतर ये है कि हम कहते हैं अल्टरनेटिवली प्रोविजन इस पे भी बन सकती है। ये पहले पैराग्राफ की कहानी है, पहले और दूसरे की। तीसरा पैराग्राफ ये है कि हमने कस्टमर के केस के बाद अपने सप्लायर से बात की है, हमने अपने सप्लायर के खिलाफ केस कर दिया है, और सप्लायर ने कहा है जी ठीक है आप सही कह रहे हैं, सॉरी आपको हमारी वजह से मुश्किल हुई, 9 मिलियन हम आपको देने को तैयार हैं, और बाकी के लिए हम सप्लायर के अभी पीछे पड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बाकी के लिए भी मान जाए। 9 के लिए वो मान चुका है और बाकी के लिए अभी इस वक्त माना वो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि प्रोबेबल है कि मान जाएगा। इस पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी में कोई और चीज़ जो आपको ना समझ आ रही हो, चलें अब इसका जवाब बनाते हैं। पहले कस्टमर की बात करते हैं, प्रोविजन बननी चाहिए, हाँ, तो इसका जवाब हम ये देंगे कि हमने चूंकि ख़राब चीज़ें बेची थीं तो देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि हमें उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। प्रोबेबल आउटफ्लो है क्योंकि हमारा लॉयर कह रहा है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, और एस्टीमेट भी लॉयर ने बता दी है, तो हम 5 मिलियन का तो एक पक्का पेएबल बना लेंगे क्योंकि वो तो हम उसको कमिट कर ही चुके हैं, और रिमेनिंग के लिए हम 6 मिलियन की मज़ीद प्रोविज़न बना लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रोबेबल वाली अमाउंट है। यहाँ तक बात कर दी हमने प्रोविज़न की, और चूंकि हम सप्लायर से भी बात कर चुके और वो 9 मिलियन एक्सेप्ट कर चुका, तो इसको हम रिसीवेबल बना लेंगे, और 3 मिलियन की रिकवरी प्रोबेबल है तो ये कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज कर देंगे। नहीं, ये तो उसने एस्टीमेट दिए थे ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो उसके अंदाजे थे। देखें 5 मिलियन पक्का, 6 मिलियन की प्रोविजन, वो जो आप 4 मिलियन की कंटिंजेंट लायबिलिटी कह रहे हैं ना, वो तब होता जब वो इन तीनों के अलावा कोई और अमाउंट होती। 5 और ये अलग अलग हैं या 5 या 6? 5 तो हम सीधा सीधा खुद हां कर चुके हैं, अब जो बाकी रह गया वो या 6 है या 4 है, 4 इस 6 के अलावा नहीं है, जबकि रिकवरी वाली साइड पे 9 अलग है 3 अलग है, तो 9 को हम पक्का रिसीवेबल कह रहे हैं और 3 को कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज कर रहे हैं, जबकि ये 6 और 4 उसके अलावा नहीं है। 70% चांसेस हैं कि 6 होगा, 30% चांसेस हैं कि 4 होगा। अब हम ये एक ही चीज़ है, इसमें से अमाउंट पिक करनी है, जो ये भी ली जा सकती है या फिर 6 इंटू 0.7, 4 इंटू 0.3, इसका प्लस करके जो आंसर आए वो भी लिया जा सकता है, जबकि 9 और 3 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो 9 का पक्का रिसीवेबल बनेगा और 3 चूंकि प्रोबेबल है, अभी बात चल रही है, तो उसको कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज करेंगे। जी, रीइंबर्समेंट कह दें, नहीं 9 को लोअर ऑफ करके जो हमारी टोटल जो बन रही है, हाँ वो 11 बन रही है ना, 11, तो उसके अगेंस्ट हम 9 मिलियन को रीइंबर्समेंट कहते हैं, ठीक है। नहीं, हम तो रिसीवेबल तो 9 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम रिसीवेबल तो 9 रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 मिलियन को हम रिसीवेबल तो नहीं कह रहे। कंटिंजेंट एसेट तो सिर्फ डिस्क्लोज होता है, वो तो 500 मिलियन भी हो सकता था।
जो रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है वो प्रोविजन रिकॉर्डेड से ज्यादा नहीं होगा। तो ये 11 मिलियन के अगेंस्ट 9 मिलियन का रिसीवेबल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम एसेट बना नहीं रहे ना, डेबिट थोड़ी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ नोट्स में अंग्रेजी लिखी आ रही है। हमने ना प्रोविजन यानी लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड हो गई उससे ज्यादा रिसीवेबल शो नहीं करना, यानी उससे ज्यादा एसेट्स वाली साइड पे रिसीवेबल नहीं दिखाना। तो नहीं दिखा रहे, वो तो 9 ही दिखा रहे हैं। हाँ, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। रीइंबर्समेंट के बारे में बताया था, इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एसेट, मतलब डेबिट होगा, मैंने डेबिट करके दिखाया था। ये जो 3 मिलियन है ये डेबिट तो नहीं होने लगा, ये तो सिर्फ डिस्क्लोज होने लगा। तो 3 की है, 300 भी हो सकता था। 0.2 ओके, कुछ ओके, अब कुछ समझ नहीं आ रहा हो गया ना। चलो यार शाबाश। अच्छा, ये जो 0.3 है ये चले खैर ठीक है तो 5 पेपर का है ना। ये सिंपली IS2 है, ये IS37 नहीं, सिंपली IS2 है। ये जो मैं बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें IS37 वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने एक IS2 की चीज़ टेस्ट की है कि 7,000 यूनिट्स हमने इंपोर्ट किए थे जिसकी कॉस्ट 70 मिलियन है, लेकिन ये बिकेंगे 70 के नहीं, सस्ते बिकेंगे। तो जो 5,000 इनमें से ईयर एंड पे मौजूद हैं उनकी NRV और कॉस्ट में से लोअर IS2 कहता है ना, तो कॉस्ट है उनकी 50 मिलियन। 50 मिलियन कहाँ से आ गया? अच्छा, मैंने अभी बोलना शुरू कर दिया। 0.3 पढ़ तो लें। पढ़ लिया। 7,000 यूनिट्स खरीदे थे 70 मिलियन रुपए के, एक कितने का? 10,000 का। ये हो गई कॉस्ट। ईयर एंड पे 2,000 तो बिक गए हुए हैं, 5,000 यूनिट स्टॉक में हैं? अरे नहीं, हम 31 दिसंबर ईयर एंड पे खड़े हैं। अभी इस वक्त स्टॉक में 5,000 यूनिट्स हैं। 7,000 खरीदे थे, उनमें से 2,000 बिक गए थे। जो 2,000 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि ईयर एंड पे 5,000 मौजूद हैं, तो वो तो मैं कह रहा हूं 2,000 बिक गए। अब हमें इनकी कॉस्ट वर्सेस NRV वाला खेल खेलना है। कॉस्ट कितनी? 10,000 रुपए। NRV कितनी? 25 जनवरी को 4,000 यूनिट्स सस्ते बिके हैं। अच्छा, बिके 4 हैं बाद में, लेकिन सस्ते बिके हैं ना। अच्छा, मैं ना असल में बोलना चाह नहीं रहा था, लेकिन अब आपकी शक्लें देख के मैं बोल देता हूँ। ये IS10 का सवाल है, ये IS2 का नहीं है। मैं तो IS2 का बोल के गुजार रहा था, लेकिन ये IS10 का सवाल है। तो ये कल को चीज़ें सस्ती बिक जाना एक एडजस्टिंग इवेंट था, तो आप ऐसा करें 0.3 छोड़ दें। ये IS10 का सवाल है, मैं IS2 कह के गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर गुजरता है तो गुजार लें। ये 25 जनवरी को ये चीज़ें बिकना, ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसलिए हम ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री को राइट डाउन करेंगे। तो 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट 10,000 ईच, जबकि NRV 7,200। कॉस्ट 10,000, NRV 7,200। तो हम इन 5 के 5,000 यूनिट्स को राइट डाउन कर लेंगे।
अब आप कहें कि बिके तो बाद में सिर्फ 4,000 हैं, तो सस्ते तो बिके हैं ना, बाकी भी 1,000 कभी बिक ही जाएंगे, वो कौन सी इज्जत से बिकेंगे, वो भी जलील होके बिकेंगे। तो NRV 7200, कॉस्ट 10,000, तो इसलिए हम ईयर एंड पे इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लेंगे। बेसिकली ना ये IAS 10 का सवाल है, तो अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दफ़ा करें। ये कमीशन 10% किस अमाउंट पे दिया? सेल प्राइस पे होती है कमीशन, कमीशन सेल प्राइस पे होती है। हाँ जी, टोटल 11 हो गया। सर जो सप्लायर है वो भी एग्री कर लेता है, मैं 9 मिलियन भी दूंगा और 3 मिलियन भी दूँ, वो टोटल 12 मिलियन हो गया सर। लेकिन जो लाइबिलिटी वाली वो 11 मिलियन हमने, तो हम अभी रिसीवेबल, तो हम अभी पॉइंट नंबर 2 के अंदर अगर वो 3 मिलियन भी पक्का एग्री कर गया होता, पूरा 12 मिलियन एग्री कर गया होता, तो हम अभी सिर्फ 11 मिलियन का रिसीवेबल बनाते, नहीं रिसीवेबल ही 11 बनाते। जब कल को मिल जाता तो कैश डेबिट 12, रिसीवेबल क्रेडिट 11, तब P&L क्रेडिट 1 मिलियन कर लेते, तब कराते। अभी रीइंबर्समेंट है ना, इसलिए ये प्रोविजन से ऊपर नहीं जाएगा। पॉइंट 3 टूटा फूटा सही, लेकिन डन। अच्छा, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि IAS 37 का सवाल कैसे हो रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाएं आप ऑटम 17 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। ऑटम 17 NPL। ऑटम 17 नाबा पावर लिमिटेड। पहुंचे? चलें, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। और 6 और 5 और 4 15 नंबर। ये आज से ना 3 अटैम्प्ट पहले ये बड़ा बड़ा सवाल आता था, अब पिछली 3 अटैम्प्ट से ये 7-8 नंबर का सवाल आ रहा है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, फिर से 15-16 नंबर भी आ सकता है। लेकिन चलो अगर 7-8 नंबर भी आ गया तो बस ये जो 3 पॉइंट्स हैं एक हो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्टी तो यही होगी ना, तो इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी पहले इसमें आपने पढ़ना है पहली लाइन, वो पढ़ी ली होगी, फिर आए रिक्वायर्ड पे, डिस्कस मतलब अंग्रेज़ी। चलें एक एक करके चलते हैं। पॉइंट नंबर A पढ़ लें। वो तो हम वैसे भी वैल्यूज़ बता ही रहे होते हैं। उसने कहा इफेक्ट्स जहाँ जहाँ क्वांटिफाई कर सकते हैं करें, तो वो हम जब भी वैल्यूज़ हों तो हम वो भी कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं। पॉइंट A पढ़ लें, समझाता हूँ। हैं? एंट्रीज नहीं मांगता, डिस्पेंसिंग वाले में मांगी हुई है, बाकी जो है उनमें डिस्कशन ही मांग रहा होता है।
पढ़ लें तो मैं करता हूँ डिस्कस। पॉइंट ए, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि दिसंबर से लेके सितंबर तक हर महीने 50-50 हज़ार बैटरीज दिया करेंगे और उसके लिए 15 मिलियन रुपए तय कर लिए। अगर लेट की तो 5 मिलियन की पेनल्टी पड़ेगी और अगर छोड़ ही दिया काम तो 20 मिलियन की पेनल्टी पड़ेगी। मई तक सब हो गया जो होना था, ये सब हो गया हुआ है। अभी इस वक्त सवाल है जून का। जून जस्ट गुजर गया हुआ है, हम ईयर एंड पे खड़े हैं। ईयर एंड पे खड़े होके जून वाली चीजें तो हम नहीं दे सके, एक वो मसला। दूसरा, जो अगले तीनों हैं उनके बारे में भी हमें यह पता चल चुका कि ये हमारी औकात से बाहर निकल जानी है बात, तो ये ऑनरस बन जाएगा। जून से रिलेटेड जो हम डिले कर चुके, हम महीना गुजार के भी चीज़ें नहीं पहुंचा सके, एक वो पेनल्टी पड़ गई। और दूसरा, अगले तीनों महीनों में हमें नज़र आ रहा है कि हम लॉस में जाएंगे, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है मुकर नहीं सकते, और अगर मुकरे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये ऑनरस बन गया। ये अंग्रेज़ी पहला और दूसरा पैराग्राफ का निचोड़ ये है जो बताया। अगर जाग रहे हैं, बड़ी हिम्मत है वैसे आपकी, अभी इतनी देर आपने और पढ़ना है, बड़ी हिम्मत है वैसे। तो जून के महीने की जो बैटरीज थी वो बननी शुरू हो चुकी हैं। जून में हम बैटरीज पे काम शुरू कर चुके हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस है ये, और इस पे खर्च कर चुके हुए हैं 14 मिलियन। ये दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन लिखी हुई है कि जो जून के महीने की गुड्स थी वो 15 जुलाई को जाके कस्टमर को दी, जिनमें से 14 मिलियन हम जून तक खर्च कर चुके थे और 4 मिलियन मजीद लगा के फिर जाके जुलाई में चीज़ें दी। तो अब हम ईयर एंड 30 जून 17 पे खड़े हैं। जून वाली 50,000 बैटरीज बननी शुरू हो चुकी हुई थी, 14 मिलियन खर्च हो चुका था। ये 14 के 18 ईयर एंड पे खड़े हैं ना, वहां तक तो ये 14 खर्च हो चुका था। तो जून वाली चीजें ये IS2 में कवर हो जाएंगी क्योंकि इन्वेंट्री बन गई, IS2 आ गया। और जो बाकी 3 महीने की चीजें हैं वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएंगे। तो जो जून वाली चीजें हैं, पहले इनका जवाब देते हैं। एक तो जून वाली चीजों को हम चूंकि 30 जून तक कस्टमर को नहीं दे सके, तो एक तो 5 मिलियन की पेनल्टी हमारी पेएबल बन गई। ये कौन सा 5 मिलियन है? जो पहले पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है कि अगर हमने एक भी डिलीवरी लेट की तो 5 मिलियन की पेनल्टी है। तो एक तो चूंकि जून वाला हम नहीं दे सके 30 जून तक, तो एक तो ये पड़ गई। उसके अलावा ये जो हमारी इन्वेंट्री है इसकी कॉस्ट 14 है और NRV 15 - 4 11। ये क्या कर दिया? सेल प्राइस माइनस जो मजीद खर्चा होगा। सेल प्राइस 15 मिलियन तय है और ये 4 कहां से आया? कॉस्ट टू सेल नहीं है, वो जो जुलाई में 4 मिलियन खर्चा होना है ये वो है। टोटल 18 हुआ है ना। NRV में तो वो होता है ना जो फ्यूचर में होना है। हम खड़े हैं ईयर एंड पे, 14 हो चुका।
ये इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। 4 और होगा, ये कॉस्ट टू कंप्लीट है। एनआरवी होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू रिपेयर, कॉस्ट टू सेल। वो सारा खर्चा जो कल को होगा वो सेल प्राइस में से माइनस होता है तो एनआरवी बनती है। तो हम अभी इस वक्त 30 जून 17 पे खड़े हैं। जिनको लग रहा है कि वो 4 मिलियन खर्च हो तो चुका है, वो जुलाई में जाके हुआ है। वो तो सवाल वाला आपको फ्यूचर की कहानी बता रहा है, वरना हम अभी सवाल की डिस्कशन करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब की बना रहे हैं? 30 जून 17 की बना रहे हैं ना। तो 30 जून 17 तक तो ये इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस है। एज एट 30 जून 17 कितना खर्च हुआ है इसके ऊपर? 14 मिलियन ना। 4 हुआ तो नहीं था, सवाल वाला कह तो रहा है हो गया। वो 30 जून 17 के बाद, मतलब वो तो सवाल वाले ने आपको बता दिया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस ईयर की बन रही हैं? और आपको IAS 10 फेज एक चीज बताई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते बनते 2-3 महीने गुजर गए होते हैं। तो वो 2-3 महीने गुजर गए हैं, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन 30 जून 17 की रही हैं। तो 30 जून 17 की बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट ये एनआरवी है 15 सेल प्राइस माइनस जो मजीद खर्चा होगा तो एनआरवी 11। तो IAS 2 लगा के हम इसको 3 मिलियन राइट डाउन कर लेंगे। तो जून वाली डिलीवरी के 2 जवाब हो गए। एक, चूंकि हम महीना डिले कर चुके, हम 30 जून तक वादे के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये 5 मिलियन की पेनल्टी हमारा पेएबल बनेगा। और इन्वेंट्री जो कि वर्क इन प्रोसेस है, इसकी एनआरवी 11 होने की वजह से हमें इसको राइट डाउन करना पड़ेगा और 3 मिलियन का एक राइट डाउन का हमारा एक्सपेंस बनेगा। ये हो गई जून वाली डिलीवरी की डिस्कशन। जून से रिलेटेड बताएं जो पूछना। जून वाली डिलीवरी। अब रह गई बात बाकी 3। तो ये जो बाकी 3 हैं, हम अगर इनको करते हैं पूरा तो सेल कितने की होगी? 45। कॉस्ट कितनी होगी? 55। पूरा करते हैं तो 10 का नुकसान, छोड़ के भागते हैं तो 20 का नुकसान। तो नुकसान ही नुकसान, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो इन बाकी 3 महीनों के लिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बन जाएगी 10 मिलियन पे। ओके, ये है पॉइंट ए का आंसर। सर इन 3 मंथ्स में वो लेट पे डिलीवरी का नहीं कहा तो हम कहेंगे कि टाइम पे हो ये डिलीवर हो। कौन सी? ये जो जुलाई अगस्त सितंबर में। जून वाली डिलीवरी के 2 जवाब और बाकी तीनों का ये ऑनरस। ये वाली बात समझ आती? अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि वो जो जुलाई अगस्त और सितंबर है, अगर हमें अभी से नज़र आ रहा है कि वो भी लेट हो जाएंगी, तो उनके 5-5 मिलियन की भी अभी प्रोविजन बना लें। हम अभी कहाँ खड़े हैं? 30 जून पे। तो वो जो हम अगली 3 डिलीवरीज देने वाले हैं, अगर हमें लगता है वो भी हम लेट ही करेंगे, वजह थोड़ी सी गलत बता दी। पास्ट इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका लेट होना ये एंड तक हुआ थोड़ी है। तो उन जुलाई अगस्त सितंबर में हमें बेशक यकीन भी है ना कि हमने उनको लेट ही करना है, तो वो लेट हुआ थोड़ी है अभी। वो तो जुलाई अगस्त सितंबर लेट होगा तो पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनेगा। इसलिए इन तीनों के लेट करने वाला 5 मिलियन नहीं बनाना अभी। जून वाला क्यों बना लिया?
क्योंकि ईयर एंड तक हमने लेट कर दिया, तो इसलिए ये 5 मिलियन बन गया, ये IS2 में कवर हो गया और इन तीनों को ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में कवर कर लिया। पॉइंट बी पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया पार्ट बी। पार्ट बी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ें। हाँ जी, पढ़ लिया। 15 मई को फैक्ट्री में हो गया धमाका और वर्कर्स हो गए ज़ख्मी। अब जब वर्कर ज़ख्मी हो गए तो उन्होंने कंपनी के ख़िलाफ़ कर दिए केसेस। पॉइंट नंबर 1, जो 7 लोग ज़ख्मी थे उनमें से जो लोग ज़ख्मी थे उनमें से 7 लोग तो जून से पहले ही आ गए लड़ने और बाकी 3 लोग जून के बाद आए लड़ने। लेकिन ये जो 10 लोग लड़ने पहुँचे हैं ये है तो उसी धमाके की वजह से ना। तो इन 10 के 10 लोगों ने जो भी हमसे क्लेम किया है ये उसी धमाके की वजह से। और हमारे लॉयर को भी इस बात के 80% चांसेस हैं कि गलती हमारी ही निकलनी है। तो गलती हमारी ही निकलनी है तो फिर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी ना लोगों को। तो पॉइंट नंबर 1 से पता चल रहा है कि देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्यों? क्योंकि वो जो धमाका हुआ था और हमारी गलती से हुआ था उसकी वजह से हमें अपने इन एम्प्लॉयज़ को डैमेजेस देने पड़ेंगे। और 80% वाली लाइन से क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबल है। अगर लॉयर कहता कि 40% चांस हैं कि आप निग्लिजेंट साबित होंगे तो फिर प्रोबेबल ना होता। तो इन 10 लोगों की 1 मिलियन ईच 10 मिलियन की प्रोविजन बन जाएगी। पॉइंट 1 ओके।
ये 10 लोग तो हुए जख्मी। पॉइंट नंबर 2, 4 लोगों ने कहा कि इस धमाके से हमारा त्राह निकल गया था और हमारा ना दिल घबराना शुरू हो गया था। जख्मी तो हम कोई नहीं हुए, लेकिन हम बड़े स्ट्रेस में रहे और उन्होंने स्ट्रेस में रहने के भी 7-7 लाख रुपए मांग लिए हैं। और वकील का कहना है कि 30% चांसेस हैं कि इन लोगों की बात मानी जाएगी। तो ये प्रोबेबल नहीं है। इनको कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के 4 लोग इंटू 7 लाख 28 लाख को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के बस डिस्क्लोज कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 1 और 2 दोनों को कवर कर रहा है। 80% ऑफ ऑल सच पे आउट्स आर रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो रिसीवेबल है ना, क्योंकि आर रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। तो वो जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 में हमने 10 मिलियन की प्रोविजन बनाने को कहा है, उसमें से 8 मिलियन रिसीवेबल एसेट बन जाएगा। और जिस 28 लाख को हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज करने का कहा है, उसी डिस्क्लोजर की अंग्रेजी में इसमें से 80% की रिकवरी की भी अंग्रेजी डाल देंगे। दोबारा जब हम हैं, नहीं, जो पॉइंट 1 है वो 10 मिलियन है, 10 लोग 1 मिलियन ईच, उसकी बन रही है प्रोविजन। तो उसका 80% यानी 8 मिलियन रीइंबर्समेंट रिसीवेबल एसेट बन जाएगा। और पॉइंट नंबर 2, 4 लोग 7 लाख ईच, मतलब 28 लाख। इस 28 लाख को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज कर रहे थे ना, तो उसी अंग्रेजी के अंदर इसमें से 80% रिकवर हो जाएगा, उसकी भी अंग्रेजी का एक जुमला आ जाएगा। यानी कि 28 का 80% रिकवर। हाँ, उस अंग्रेजी का एक जुमला आ जाएगा बस। ये पॉइंट नंबर बी है, ऊपर वाले का भी 80%, नीचे वाले का भी 80%। क्योंकि 80% ऑफ ऑल सच पे आउट्स। पॉइंट नंबर सी पढ़ लें, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है, उसने बड़ी दफा पूछा है। पॉइंट सी, हाँ जी पढ़ लिया। ये बड़ा पसंद है एग्जामिनर को पॉइंट। अब इसकी ज़रा डेट्स ख्याल से देखते हैं। 1 नवंबर 16 को 1 नवंबर 16 एक लॉ आया और लॉ ने कहा कि आप लोग ना हवा में बड़ी पोल्यूशन फैला रहे हैं और आप बड़े ख़तरनाक किस्म की मशीनरियाँ हैं आपके पास, तो कभी भी धमाका हुआ ना तो ये पूरा शहर जाना है, तो आप लोग सेफ्टी इक्विपमेंट लगवाएं और 5 महीने के अंदर अंदर लगवाएं। अब ये 5 महीने गिने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च तक का गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया है सेफ्टी इक्विपमेंट लगवाने का। 31 मार्च तक की डेडलाइन है। मैं इसको यहीं तक रोकता हूँ।
इन सेफ्टी इक्विपमेंट लगवाने का खर्चा करना हमारी बन गई ऑब्लिगेशन या अवॉइड हो सकती है? 17 अवॉइड नहीं हो सकती। कैसे? फैक्ट्री बंद कर दें, हो जाएगी अवॉइड। बंद कर दें तो इक्विपमेंट लगवाने का खर्चा नहीं है ऑब्लिगेशन। अच्छा 31 मार्च 17 भी गुजार दी, अब भी नहीं है या अब है ऑब्लिगेशन? अब भी नहीं है, नहीं लगवाते, जाओ जो मर्जी कर लो। क्या कर लेंगे गवर्नमेंट वाले? पेनल्टी डाल देंगे या मैक्सिमम फैक्ट्री बंद कर देंगे। इक्विपमेंट लगवाने का खर्चा हमारी जेब से जाना लाजमी नहीं, तो इक्विपमेंट लगवाने का खर्चा हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने पेनल्टी का कहा जी पेनल्टी पड़नी है तुम्हें, तो उस पेनल्टी का ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होगा? जब डेडलाइन गुजरेगी। अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमने 15 मिलियन का इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिया और सप्लायर ने ये इंस्टॉल करते करते 31 जुलाई लगा दी और हम इस वक्त खड़े हैं ईयर एंड 30 जून पे। हम यहां खड़े हैं अभी। गवर्नमेंट ने बुरा मनाया और गवर्नमेंट ने हमें नोटिस भेज दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी कि आपको 4 लाख पर मंथ की हम पेनल्टी डालेंगे क्योंकि आपने डिले किया है, यानी डेडलाइन गुजार दी। तो जैसे जैसे महीना आप डिले करते गए 4-4 लाख रुपए फाइन पड़ता गया। तो उसने हमें 4 महीने की यानी 4 लाख ईच करके 16 लाख की पेनल्टी का नोटिस भेज दिया। हम यहां खड़े हैं, इस पेनल्टी को देना ईयर एंड हमारी ऑब्लिगेशन बन चुकी कि नहीं? बन चुकी। क्यों? क्योंकि डेडलाइन हमने गुजार दी, अब हमारा डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। 16 लाख की ऑब्लिगेशन या 12 लाख की? क्यों? क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट ने हमें 4 महीने के डिले का नोटिस भेजा है, लेकिन ये नोटिस 16 लाख बना कैसे है? 4 लाख पर मंथ। तो ईयर एंड तक कितना डिफॉल्ट हुआ है? 3 महीने का 12 लाख। तो 12 लाख हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। वो जो चौथा 4 लाख है वो तो जुलाई वाला डिले है। तो क्या जुलाई वाला डिले 30 जून तक हो चुका था? नहीं, तो वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? 3 महीने का डिले। अच्छा, गवर्नमेंट ने हमें 4 महीने का क्यों भेजा है? उन्होंने तो जुलाई के बाद भेजा है, उन्होंने तो टोटल का ही भेजना था। लेकिन हम ईयर एंड पे खड़े हैं, अब तक पास्ट इवेंट कितना हो चुका है? 3 महीने का डिले। तो हम 12 लाख रुपए की ऑब्लिगेशन बनाएंगे। नहीं, तो 12 लाख रुपए की हम लोग ऑब्लिगेशन बनाएंगे क्योंकि 3 महीने का डिफॉल्ट हम ईयर एंड तक कर चुके। वो जो चौथे महीने का डिले है वो ईयर एंड तक नहीं हुआ, तो इसलिए हम ईयर एंड तक अपनी प्रोविजन बनाएंगे 12 लाख की। अच्छा, प्रोविजन क्यों? पक्का पेएबल बना लें, क्योंकि ईयर एंड तक ऑफिशियली नोटिस थोड़ी आया था, पता नहीं कब आता नोटिस, तो इसलिए प्रोविजन 12 लाख बनेगी, 16 लाख नहीं। ये बात ओके? यहां तक पक्की बात है। सप्लायर को हमने कहा कि गलती तो भाई तुम्हारी है, तो हमें तो तुमसे चाहिए पैसे, और इट इज़ प्रोबेबल कि हमें ये सप्लायर से रिकवर हो जाएगा। प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन नहीं, प्रोबेबल। तो रिसीवेबल बना लें। प्रोबेबल है कि हमें रिकवरी हो जाएगी। ये कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज होगा। वर्चुअली सर्टेन होता तो रिसीवेबल बनता। अच्छा, सप्लायर से भी कितने पैसे लेना हमारा हक बन रहा है? 16। जितने महीने सप्लायर ने डिले किया है ना, हमने सप्लायर को ऑर्डर ही लेट दिया और हमने उससे जो भी बात की थी वो तो तय ही 30 अप्रैल की हुई थी, तो उसने तो मई और जून डिफॉल्ट कराया ना।
सप्लायर ने 30 अप्रैल को, तो पहले ही उसने कहा जी 30 अप्रैल को दूंगा मैं, हमने कहा ओके। तो उसने तो लेट मई और जून किया है, तो 8 लाख हम उससे एक कंटिंजेंट एसेट की रिकवरी डिस्क्लोज करेंगे। ओके सर ये जो जुलाई का जो 4 लाख आया हुआ है उसका हम कंटिजेंट लायबिलिटी कहेंगे? नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है ना, तो जुलाई का डिफॉल्ट तो पास्ट इवेंट ही नहीं है, वो तो पास्ट इवेंट ही नहीं है। क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, वो ये क्यों बताएगा मैं लेट करूंगा? मतलब सप्लायर हमें कह रहा है कि मैं 3 महीने लेट करूंगा। नहीं, उसके साथ तय क्या हुआ है? अप्रैल तय हुआ है ना, तो वो जब तय अप्रैल हुआ है तो फिर अगर वो लेट कर रहा है तो फिर पेनल्टी उसके जिम्मे जाएगी ना। उसने अगर हमें कहा है कि 30 अप्रैल तक होना मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर 30 अप्रैल तक वो जिम्मेदार है। अगर डिले हो गया तो फिर वो देना अपनी जेब से फाइन। तो फिर इसका मतलब वो 30 अप्रैल का वादा नहीं कर रहा। फिर अगर वो 30 अप्रैल का वादा कर रहा है तो फिर वो पाबंद है ना 30 अप्रैल को करने का। तो अगर डिले हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, वो उसका मसला है ना। फिर उसने कहा है ना 30 अप्रैल तक कर दूंगा मैं, तो 30 अप्रैल तक उसका वादा पूरा हो जाता तो ठीक है। अगर 30 अप्रैल से डिले हो रहा है तो फिर कसूर है उसका। और अगर वो मासूम है तो फिर हम गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं जी हमारा क्या कसूर, आपने इंपोर्ट बंद की हुई थी, तो हमें भी तो पेनल्टी पड़ी रही है ना। तो इसलिए 30 अप्रैल से आगे जाएगा तो सप्लायर कसूरवार है। ओके, चलें जी एक और करते हैं। नहीं, फिर मैं अब क्लास में नहीं और करा रहा। अभी वो ना मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली एक आइडिया ये चल रहा है कि मैं होमवर्क दे भी दूंगा तो वो भी करना किसने है। तो अभी एक ऐसी एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ना खुद बैठ के अलग से हर सवाल की छोटी छोटी डिस्कशन, तो शायद उसका वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, या जिस तरह वो टीए टेस्ट डिस्कशन करता है उस तरह के छोटे छोटे डिस्कशन I-37 के ऑटम 22 स्प्रिंग 23 तो क्लास में करा दिया था मैंने। अब जो स्टूडेंट जो होमवर्क करता जाए वो उसकी डिस्कशन देखता जाए, क्योंकि अगर मैं होमवर्क कहूँगा और आप नहीं कर रहे होंगे तो उस दिन की क्लास की डिस्कशन तो वो 2 लड़कों के ऊपर ही चली जाएगी जिन्होंने किया होगा। तो ऐसे कर लूँ कि हैं अभी इन्हीं छुट्टियों में बैठ के मैं करता हूँ, फिर यानी आप लोग जब आएंगे तो आपको मैं फिर वो अवेलेबल कर दूंगा। लेकिन हैं नहीं, मैं सारे कर दूंगा ना, यानी मैंने डिस्कशन वीडियो रिकॉर्ड करे, मैं कहूँगा जी मैं इस वक्त ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर फलाना कर रहा हूँ। हैं पैक क्या, मैं तो पास पेपर के सारे कर दूंगा ना। लेकिन ये सहूलत सारे चैप्टर्स की नहीं है। I-37 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें ज़्यादा लर्निंग आपके करने की है। अब देखें ये जो मैंने डिस्कस किया है तो मैंने किया ना, अब आप इसको अप्लाई करेंगे, जब आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है डिस्कशन, है जी, ये करना है फिर काम है यार। छुट्टियों में अपलोड नहीं करवा सकता ना, वो तो स्टाफ भी तो नहीं होगा ना। मैं ये कर सकता हूँ कि वो फिर मैं क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन का मैं एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता जाऊँ, ये कर सकता हूँ। फिर तो जिन्होंने करना होगा वो एक हर क्वेश्चन का एक अलग वॉइस मैसेज होगा। हैं नहीं, इसमें तो डायग्राम बना के, ये तो इसमें महीने गिनने थे तो डायग्राम बना दी ना, बाकी हर सवाल में थोड़ी डायग्राम बनाई है मैंने।
अच्छा चलो इन 3 सवालों, ये जो 3 सवाल किए हैं अभी, 3 2 किए हैं, नहीं यार तीसरा भी करना है, नहीं 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 नहीं, ये तो कम है। 3 कैसे हो गए? अरे वो तो ऐसे ही था। नहीं यार एक तो और होना चाहिए कम से कम। नेरो कॉस्ट वाले बेचारे आए हुए हैं तो चलें 5-7 मिनट सांस लेने लेना है तो। ईद के बाद भी अगर अपलोड हो जाए कोई मसला? यस सर, हमें प्रॉब्लम होगी, हम लेक्चर देखेंगे वो वहाँ से, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि IAS 37 में ना आप सवाल खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर मेरी डिस्कशन होगी तो आपको फ़ायदा देगी, वरना मैं आपको 10 सवाल भी बोल बोल के करा दूंगा तो वो मैंने ही किए होंगे, तो मैं तो पास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं छुट्टियों में अपलोड फिर वो वॉइस मैसेज ही होगा क्योंकि स्टाफ तो नहीं होगा। पढ़ना वढ़ना मुझे लगता है आपने नहीं छुट्टियों में। हाँ क्योंकि आपने कंसोलिडेशन भी करनी है, फिर जुलाई में मैंने और इतना कुछ एक्स्ट्रा शुरू कर देना है कि आपके पास टाइम ही नहीं होना है। संडे को देखते हैं। चले मैं इसको कोशिश करूंगा कि अगर कि इसमें ना हर अटेम्प्ट के क्वेश्चन को तो मैं डिस्कशन में डाल दूं, लेकिन ये सहूलत IAS 37 के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो क्लास में ही होमवर्क डिस्कस होते हैं, ये इस डिस्कशन वाले की बात कर रहा हूँ। सही है, चलें ठीक है फिर IAS 37 ख़त्म। अरे नहीं ऑफ तो नहीं, ओए होए देखो ना ये छोटी छोटी चीज़ें। इस पे ना नोट टेस्ट होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो प्रोविज़न का नोट नंबर लेट से 7, एक बनता है इसका स्केड्यूल, और उस स्केड्यूल में एसेट स्केड्यूल की तरह बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, रिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मज़ीद जो प्रोविज़न बनाई यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो ख़र्चा हो गया, रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोविज़न हमने वैसे ही फारिग कर दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि इनमें नहीं इसमें होगा, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। अगर प्रोविज़न का नोट हो, एम ही मैंने 7 लिखा हुआ है, तो एक तो बनेगा ये स्केड्यूल, साल के शुरू में प्रोविज़न कितनी थी, मज़ीद कितनी बनाई, कितनी पे ऑफ कर दी, कितनी रिवर्स कर दी, कितनी एंड पे क्लोजिंग है। और एक होंगे जैसे मैं भी बता रहा था अंग्रेज़ी के पैराग्राफ,
इन सब की थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी, वो चूंकि सिर्फ अंग्रेज़ी ही पूछ रहा होता है ना सवालों में, इसलिए डिस्क्लोजर पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछते तो ये डिस्क्लोजर है कि प्रोविजंस जितनी भी हैं उनकी फॉर द ईयर स्केड्यूल, और इन सब की एक एक करके अंग्रेज़ी कि हुआ क्या था, केस क्यों हुआ, ख़राब चीज़ें बेची थी, क्या कह रहा है लॉयर, क्या कह रहा है कोर्ट, क्या कह रही है, तो इन सब की डिस्क्रिप्शन। और कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट, इनके नोट्स में बस अंग्रेजियाँ। क्या मतलब अंग्रेजियाँ? कंटिंजेंट एसेट का नोट बन रहा होगा कि हमने सप्लायर से बात की हुई है, वो कह रहा है जी मैं आपको तब पैसे दूंगा, फलाने से पूछ के बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन, हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट में केस हुआ हुआ है और हमारा लॉयर कहता है कि 30% चांस है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ फैसला होगा। बस इनकी सिर्फ अंग्रेजियाँ, और प्रोविज़न की अंग्रेजियाँ भी, और ये मूवमेंट भी। सर वो कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी के डिस्क्लोजर, ये उसी के बताएं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट, इनकी अंग्रेजी ही बतानी होती है बस, इनमें डेबिट क्रेडिट तो कुछ नहीं करना। चलें ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।